गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने मनुष्य में परिवहन तंत्र पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। तो पादपों में जो परिवहन होता है बच्चों, उसको हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जो जाइलम है बच्चों, वो जल एवं खनिज लवण को ले जाने में सहायक होते हैं। दूसरा जो परिवहन है बच्चों पादपों में, वो है फ्लोएम के द्वारा। और ये क्या करता है, ये खाद्य पदार्थ को, जो कि कार्बनिक पदार्थ होता है, ये पत्तियों से लेकर के वो दूसरे स्थानों तक पहुंचाता है। पादपों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जल, खनिज, लवण, भोजन, हार्मोन्स आदि का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। यानी कि जो भी पादपों में हार्मोन्स बने हैं या भोजन है या खनिज लवण है, इन सब का बच्चों एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते हैं। पौधों में इन पदार्थों के आंतरिक परिवहन हेतु संवहन ऊतक होते हैं और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पौधों में कुछ अलग प्रकार के क्या कहते हैं ऊतक पाए जाते हैं। इन ऊतकों को कहते हैं संवहन ऊतक। ठीक है, क्या कहेंगे? संवहन ऊतक कहेंगे। और ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं बच्चों, ये देखते हैं। ये पौधों में एक जटिल संवहन ऊतक होते हैं। ये कैसे होते हैं ऊतक? जटिल होते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे। ये ऊर्ध्व परिवहन में सहायक होते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ले जाने के लिए, यानी वर्टिकल, यानी कि सीधे ले जाते। ठीक है, ये जड़ों से पत्तियों तक एक सतत नलिका के रूप में उपस्थित होते हैं। जाइलम प्रमुखतः जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम क्या करेगा बच्चों? जो जल है, खनिज लवण है, इसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायक होते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए आप कि पाइप के द्वारा जो है एक बिल्डिंग है जो कि 2 मंजिला बिल्डिंग है और उसमें आपको पानी को ऊपर तक पहुंचाना है। तो आप क्या करोगे, एक पाइप जो है उसको नीचे से ऊपर तक ले जाओगे। साथ ही में क्या होगा, मोटर के द्वारा आप क्या करोगे, अगर पानी का बहाव तेज़ है तो मोटर की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर पानी का बहाव नहीं तेज़ है तो ज़रूरत होगी। तो नीचे से ऊपर की ओर जो पाइप ले जा रहा है, उसी तरीके के पाइप जो हैं पौधों में भी पाए जाते हैं, जो कि जड़ से लेकर के अन्य भागों तक ले जाते हैं। और यही जो ऊतक होते हैं, यानी जाइलम जो है, जन और खनिज लवण का परिवहन करता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्लोएम। ये भी पौधों में एक जटिल संवहन ऊतक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के पूरे शरीर में स्थानांतरित करती है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी घर के कोने में, यानी किचन में आपका खाना बन रहा है। किचन में जब खाना बनता है, उसके बाद आप उस खाने को लेकर के दूसरी जगह आप लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, है ना। उसी तरीके से क्या होगा बच्चों, फ्लोएम में भी जो पत्तियां हैं वो किचन का कार्य करती हैं, वहाँ पे खाना बनता है और वहाँ से जो भोज्य पदार्थ है, जो बना हुआ भोज्य पदार्थ है, पौधे के दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है फ्लोएम के द्वारा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं जल व खनिजों का अवशोषण। तो पादपों को मृदा का केशीय जल उपलब्ध होता है। केशीय जल क्या होता है बच्चों? देखिए, जो हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और उन कणों के बीच में जो जल पाया जाता है वो किस रूप में होता है? कैपिलरीज के रूप में होता है। ठीक है, यानी केशिकीय जल के रूप में उपस्थित होता है। जड़ों की बेलनाकार संरचना व इस पर बड़ी संख्या में उपस्थित मूल रोम, जो जड़ों में बहुत छोटे छोटे और मूल रोम पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे जड़ों में, वो क्या करते हैं कि जो जड़ की जो सतही क्षेत्र है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं, यानी कि उनकी जो क्षेत्रफल है वो कई गुना बढ़ जाती है।
यह जल के अवशोषण में सहायक होता है। मूल रोम जो होता है बच्चों, मूल की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के अंगुली के आकार के प्रवर्ध होते हैं। जैसे अंगुली के आकार होते हैं ना, उसी तरीके से जो क्या कहते हैं मूल होते हैं, वो जड़ों के बाह्य त्वचा का एक संरचना होती है। मूल की कोशिकाओं का सांद्रण बाहरी माध्यम के सांद्रण से अधिक होता है। साथ ही मूल रोम कुछ खनिज आयनों का सक्रिय रूप से अवशोषण कर लेते हैं। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मूल रोम की कोशिकाएं हैं और जो मूल रोम की कोशिकाओं के बाहर का जो वातावरण है यानी कि जो माध्यम है वो क्या होगा, वहाँ पे अधिक सांद्रता होगी चीज़ों की, यानी कि जल की और खनिज लवण की, और जो मूल रोम की कोशिकाएं उनके अंदर कम सांद्रता होगी। तो अधिक सांद्रता से लेकर के कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जो जल है या खनिज लवण है उनका ट्रांसफ़र होएगा। साथ ही मूल रोम कुछ खनिज आयनों का सक्रिय रूप से अवशोषण करते हैं। सक्रिय का अवशोषण का मतलब होता है इस मतलब जो भी अवशोषण हो रहा है इसमें आप उस पेड़ को ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। सक्रिय रूप से अवशोषित खनिज आयन जब कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो इससे कोशिका का सांद्रण और बढ़ जाता है। अब क्या होगा, जब सांद्रता जो है क्या कहते हैं, जब अंदर पहुंचेंगे मूल रोम की कोशिकाओं के अंदर तो उनकी यहाँ की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों कि जो कोशिका के बाहर जल का तनु विलयन उपस्थित होता है। अतः जल जो है वो परासरण द्वारा जल की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। अब एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं परासरण, उसके द्वारा जो है जल जो है जड़ की कोशिकाओं में अंदर घुस जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, जल व खनिजों की आवश्यकता केवल जड़ की कोशिकाओं को नहीं होती है, इन्हें पत्तियों तक पहुंचाना आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे पहले जल को क्षैतिज रूप से गति कर जाइलम तक पहुंचाना होता है। जो जल है बच्चों और जो खनिज लवण है, ये क्या होगा कि केवल जड़ को ही नहीं इनकी ज़रूरत होती है, पत्तियों तक भी पहुंचाना होगा। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, सबसे पहले जल को क्षैतिज रूप से गतित कर जाइलम तक पहुंचाया जाता है, यानी जाइलम तक आएंगे। फिर मूल रोम जड़ के परिधीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं जबकि जाइलम मध्य में उपस्थित होते हैं। अब जो मूल रोम है एकदम परिधि में है यानी कि किनारे में है, और जो जाइलम है वो बीच में है। ठीक है, तो जल मूल रोम से बाह्य त्वचा की कोशिका कॉर्टेक्स से होता हुआ जाइलम अवयव तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी मूल रोम से जल और खनिज कहाँ पहुंचेंगे, जाइलम अवयव तक पहुंच जाते हैं। इस जल में कुछ लवण भी घुले होते हैं, और ये जो जल पहुंच रहा है जाइलम तक, इसमें लवण भी कुछ मिले हुए होते हैं। जड़ से लेकर तने की पूरी लंबाई में तथा पत्तियों तक जाइलम वहिनिकाएं एक सतत स्तंभ के रूप में पाई जाती हैं। और ये जो मतलब प्रोसेस हो रहा है जल का जाइलम के द्वारा ऊपर जाना, तो ये एक नली के द्वारा हो रहा है, यानी एक नली के रूप में पूरा बन जाती है पाइप के द्वारा। ठीक है, और इसी से ही जो है इसी के द्वारा ही जो जल और खनिज लवण है ये पत्तियों तक या दूसरे भाग तक पहुंचते हैं। देखिए बच्चों, एक चित्र है, इससे आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा कि पौधों में मूल रोम से जड़ के अंदर जाइलम वहिकाओं तक जल के अवशोषण का मार्ग है। ये देखिए मूल रोम है, मूल रोम से क्या होगा, मिट्टी के कण उसके चारों तरफ एकत्रित है। यहाँ पे कैपिलरी जो जल होता है इसको ये अवशोषित करेगा। उसके बाद यहाँ से होता हुआ सीधे कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, एपिब्लेमा को क्रॉस करता हुआ। फिर वहाँ से चलता चलता जो है जो जल है वो फिर कहाँ पहुँचेगा, जाइलम में पहुँचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जल जो है वो मूल रोम की जड़ों के अंदर घुस जाता है। ठीक, जल के अणुओं का संसर्जन बल यानी कोहेसिव बल, यानी कि जब एक
तरीके के अणु होते हैं, इसका अर्थ कोहेसिव फोर्स का क्या होता है, जब एक तरीके के अणु होंगे और उनके बीच में जो बल लगता है उनको क्या कहते हैं, संसर्जन बल। क्या कहेंगे, संसर्जन बल कहेंगे। उन्हें आपस में एक साथ बनाए रखता है, साथ ही जल जाइलम की भित्ति से भी असंजन बल के कारण चिपका रहता है, यानी एडहेसिव फोर्स के कारण जो है वो चिपका रहेगा। ये दोनों बल जो हैं बच्चों, जल को पौधों में कुछ ऊंचाइयों तक चढ़ाने में सक्षम होता है। इस बल को मूल दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल दाब कहा जाता है, यानी कि रूट प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी जो जल के जो पौधों में जो वायवीय भाग है, यानी जैसे पत्तियां हैं, उनमें से जो जल है वो भाप के रूप में निकलता है और इसके द्वारा जो जल की हानि होती है इसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन बच्चों प्रमुखतः रंध्रों द्वारा होता है, यानी स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं पत्तियों में पर्ण सतह द्वारा तथा व्रात रंध्रों द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। अब देखते हैं बच्चों वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जब वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि जब स्टोमेटा के द्वारा होगा, यानी पत्तियों में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके द्वारा होगा तो इसको क्या कहेंगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। दूसरा है बच्चों उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। जब वाष्पोत्सर्जन पर्ण सतह से होता है, यानी कि पत्तियों की ऊपरी सतह से होता है तो उसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो वात रंध्रीय से जल वाष्प के रूप में जल की हानि को वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। तो इसके महत्व बहुत सारे हैं। तो पहला है अतिरिक्त जल का निस्तारण करना, यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधों के शरीर के बाहर निकलता रहता है। यानी कि जो ऐसे जल जो कि पेड़ को ज़रूरत नहीं है या पौधों को ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या होगा, वो अतिरिक्त जल जो है पेड़ों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से निकलता रहता है। नेक्स्ट है बच्चों वाष्पोत्सर्जन तथा रसारोहण। ये पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न कर जल व खनिजों के रसारोहण अर्थात पौधों में ऊपर की ओर चढ़ने में सहायक होता है। अब ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये क्या होगा बच्चों, इसके द्वारा जो एक खिंचाव बन जाएगा और इस खिंचाव के द्वारा जो जल है या खनिजों का जो रसारोहण हो रहा है वो ऊपर की ओर चढ़ने में सहायक भी होता है, यानी कि मददगार होता है। नेक्स्ट है बच्चों ताप का नियमन होता है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं। यानी कि जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा और पानी जब बाहर निकलेगा तो जो सतह होगी वो ठंडी होगी, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। नेक्स्ट है बच्चों खनिज लवणों की प्राप्ति। तो पौधों के द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण इसमें घुलकर पौधे के शरीर में पहुंचते हैं। यानी क्या, इसका मतलब ये हुआ कि पौधे के द्वारा जितना जल अवशोषण होगा, यानी कि वो सोख लेगा, उतना ही खनिज लवण उसमें घुसेंगे और उतना ही शरीर जो पौधे का शरीर है उसमें उनका क्या कहते हैं एंट्री होगी और इससे क्या होगा कि पौधे की जो वृद्धि होगी बहुत अच्छे से होगी। बच्चों यहाँ आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।